हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप लोग देख रहे हैं लाइफ ऑफ श्रद्धा शैली। और आप लोग देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे। तो आज पहले सबसे पहली बात, आज की वीडियो शुरू करने से पहले कान पकड़ के सॉरी, इतने दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। एक्चुअली यहाँ पर आकर के इतने सारे काम होते हैं, आई कांट इवन टेल यू। घर लेना, जॉब ढूंढना, बहुत सारे, खुद का खाना बनाना, खुद के बर्तन धोना, इट्स रियली टफ। लेकिन जैसा मैंने आप सबको बोला था कि मैं वीडियो जल्दी से जल्दी डालूंगी, तो आज की वीडियो जो है ना वो मैं बनाने वाली हूँ कि हाउ कैन यू कम टू कनाडा इवन आफ्टर योर +2। क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी +2 के बाद आई हूँ। मैंने वहाँ पे इंडिया में अपनी ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दी थी, बट मैं आ गई यहाँ पर +2 के बेसिस पे। तो हाउ कैन यू कम, चलो शुरू करते हैं। लेकिन अभी मेरे को बहुत ठंड लग रही है, तो कोई जगह ढूंढ लूँ मैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने ये सेटअप कर लिया है। उधर की तरफ मैं मुंह इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज सनलाइट है, तो सनलाइट से लिटरली कुछ नहीं दिखता है, ब्लैंक हो जाती हैं आंखें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि ये वीडियो सभी के लिए है। अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई +2 के बाद कनाडा आना चाहता है या किसी और कंट्री जाना चाहता है, या फिर कोई अभी जॉब कर रहा है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब तक मैंने इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं बनाई है। मस्ती, ट्रैवलिंग एंड ऑल, ये सब व्लॉग्स बनाए हैं। तो जी सबसे पहली बात ये है कि क्या कनाडा आया जा सकता है 2023 में? क्या मैं आ सकती हूँ? मैंने +2 कर रही हूँ, क्या मैं आ सकती हूँ? मैं जॉब कर रही हूँ। तो यस, यू कैन कम, एवरीवन कैन कम। कैसे आ सकते हो? देखो, मैं सिंपल चीजें बताऊंगी। फंड्स कितने चाहिए, एग्जाम क्या चाहिए, मार्क्स की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आ सकते हो, सब कुछ बताऊंगी। सबसे पहली बात, अगर आप +2 में हो, आप आ सकते हो +2 के बाद। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप आ सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप आ सकते हो। इवन इफ आप जॉब कर रहे हो इंडिया में, अच्छी खासी जॉब कर रहे हो, आप तब भी आ सकते हो। आपको करना क्या है जी? पहली बात, आपको देना है आइल्स का एग्जाम, IELTS। ये होता है एक इंग्लिश का बेसिक एग्जाम, जिसको आपको देना है। और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप बाहर के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बोलो कि नहीं श्रद्धा, मुझे तो नहीं पढ़ना, मैं तो पढ़ चुका हूँ इंडिया में, अब मैं कैसे आऊँ, तो या उसके बाद भी आपको आइल्स का एग्जाम देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन उसका कुछ और क्राइटेरिया होता है। तो जी क्राइटेरिया क्या होता है? आइलेट्स के 2 एग्जाम्स होते हैं, एकेडमिक और जनरल। एकेडमिक एग्जाम वो लोग देते हैं जो कि कनाडा आना चाहते हैं स्टूडेंट वीजा पे। जैसे मैं हूँ, मैं +2 के बाद आई हूँ। कैसे आई हूँ? स्टूडेंट वीजा लगवा के आई हूँ, यहाँ पे ग्रेजुएशन करने के लिए आई हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने एकेडमिक का एग्जाम दिया आइल्स का। लेकिन जी अगर आप हो, आप इंडिया में पढ़ चुके हो, आप बोलोगे भाई मेरे को नहीं पढ़ना, मैं कैसे आऊँ, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप आइलेट्स का एग्जाम दो, जनरल ट्रेनिंग का। जनरल ट्रेनिंग का एग्जाम जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है एकेडमिक से। एकेडमिक की रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, इसके बैंड्स डिफरेंट होते हैं और जनरल के डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट क्या होते हैं? तो जी अगर आप आ रहे हो एकेडमिक बेसिस पे +2 के बाद, तो +2 के बाद यहाँ के जो कॉलेजेस मांगते हैं मिनिमम ऑफ 6.5 मॉड्यूल। हर एक मॉड्यूल का मिला करके आपको 6.5 बैंड्स आने चाहिए। और मिनिमम आपके किसी में भी <6 नहीं आने चाहिए। तो जी 9 बैंड्स होते हैं आइलेट्स में। 9 में से एकेडमिक में आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको चाहिए कितने? 6.5 बैंड्स, सबको मिला करके नो <6 बैंड्स। अब देखो, अगर मैंने ये बोल दिया कि 6.5 आने हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें बहुत बड़े अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे 6.5 में। नो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपको नॉर्मल कॉलेज मिल जाएगा। अगर आप मेरे को बोलो नहीं मेरे को जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, मुझे जाना है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, मुझे जाना है यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, मुझे जाना है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, मैं जॉर्ज ब्राउन कॉलेज में हूँ, तो इन कॉलेजेस का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब वही वाली बात है, जितना अच्छा कॉलेज उतने अच्छे बैंड्स, उतने अच्छे पैसे। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है। तो अगर मैं अपने कॉलेज का क्राइटेरिया बताती हूँ, तो मेरे, देखो खांसी जुकाम सब हो गया मेरे को, तो जो मेरा कॉलेज है
मेरे कॉलेज की रिक्वायरमेंट थी कि 7 बैंड्स आने चाहिए, ठीक है। 7 बैंड्स के साथ उनको +2 में भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप आ रहे हो ग्रेजुएशन के बाद या +2 के बाद एकेडमिक्स में आ रहे हो, तो आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, बिल्कुल ही खराब नहीं होने चाहिए कि तुम 60%, 55% पे फाइल लगा रहे हो। नो, कम से कम 70% मार्क्स हो, मेन सब्जेक्ट्स में कम से कम 70 हो, जॉर्ज ब्राउन या बड़े कॉलेजेस में जाने के लिए कम से कम 85% मार्क्स हो तुम्हारे, ठीक है। क्योंकि तभी तुम लोगों का तुम दिखा पाओगे यार कि मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ। वरना अगर तुम दिखाओगे कि तुम एकदम नीचे के बच्चे हो, एकदम पढ़ते ही नहीं हो, बिलो एवरेज, तो तुम क्यों आ रहे हो बाहर? क्यों ही तुम इतने बड़े कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हो? सिंपल सी बात है, लाइक इट इज लॉजिकल। एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल ट्रेनिंग, आप यानी कि जॉब करने के लिए आ रहे हो, तो आपको अपने प्रॉपर आपको जॉब एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कि मैंने पढ़ाई करी है, जॉब एक्सपीरियंस करा है। और उसके बाद आप यहाँ पे कनाडा के किसी भी जैसे कंपनी हो गई, सपोज करो कि मैं हूँ, ठीक है, मैंने इंडिया में बहुत साल जॉब करी है गूगल के नीचे, और अब मैं चाहती हूँ कि मैं यूएसए चली जाऊँ या फिर मैं कनाडा आ जाऊँ आगे जॉब करने के लिए। तो मैं क्या करूँगी, पहले मैं जीटी का एग्जाम दूंगी। उसके बाद में जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो मैं यहाँ के किसी कंपनी को अप्रोच करूंगी कि यस आई वांट टू डू जॉब विद यू। और जब मेरे पास वहां से जॉब का लेटर आएगा, उस जॉब के लेटर को दिखा करके और लाइक सब कुछ शो करके कि हाँ मैंने जॉब किया है, ये सब कुछ दिखा करके मैं फिर अपना वीजा लगवा पाऊंगी। तो जी आइलेट्स की बात यहीं तक थी, आइलेट्स की एकेडमिक्स की कहानी यहीं तक थी। अब जो आता है सेकेंड मेन पॉइंट, दैट इज फंड्स, पैसा। सबको चाहिए पैसा, बाहर आने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो अब पैसों की जो बात है वो मैं तुम्हें किसी और जगह बताती हूँ, तो चलो कहीं और चलते हैं। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ नीचे और ऊपर बहुत ज्यादा ठंड थी, तो अब मैं आपको जो सेकंड पॉइंट है वो मैं आपको अब आराम से बताती हूँ। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा फंड्स, कि हमें कितने फंड्स चाहिए। तो देखो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको आना है स्टूडेंट वीजा पे तो आपके अलग फंड्स चाहिए, अगर आपको आना है वर्क परमिट पे तो आपको अलग फंड्स चाहिए। तो मैं क्योंकि अभी स्टूडेंट वीजा पे आई हूँ, तो मैं आपको स्टूडेंट वीजा के फंड्स बताती हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपको जैसे आप किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे तो अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस होगी, लेकिन मैं आपको एक रेंज बता देती हूँ कि यहाँ पर जो कॉलेजेस की रेंज है 1 ईयर ट्यूशन फीस, जिसमें 2 सेमेस्टर्स हमको यानी वो हमें फीस पे करनी ही होती है, तो वो होती है अराउंड $15,000 to $25,000। यानी मैं आपको अगर अपनी भाषा में बताती हूँ जो आपको ढंग से समझ आए, तो वो है लगभग 8 लाख रुपए से लेकर के 14 लाख रुपए तक। तो डिपेंड करता है कि आप कैसे कॉलेज में जा रहे हो, आप कॉलेज चूज कर रहे हो कि आप यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज की फीस होती है थोड़ी कम इन कंपैरिजन टू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटीज की फीस थोड़ी हाई हो जाती है। उसमें क्यों होता है कि यूनिवर्सिटीज का थोड़ा सा जो एम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो थोड़ा हाई होता है, और जो यूनिवर्सिटीज होती हैं वो क्या होती है, वो पब्लिक भी होती हैं, गवर्नमेंट भी होती हैं। तो इन दोनों का थोड़ा अलग सिस्टम होता है। बट ऐसा नहीं है कि कॉलेज अच्छे नहीं होते हैं। मैं इस टाइम जो पढ़ रही हूँ, मैं खुद एक कॉलेज में पढ़ रही हूँ, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी होती हैं, कॉलेजेस बेकार होते हैं, नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो जी फंड्स जो आपका मेन है, सबसे ज्यादा जो आपका पैसा लगता है वो आपका लगता है फंड्स में, कॉलेज की जो फीस होती है उसको पे करने में। उसके बाद सेकंड मेजर एक्सपेंस जो आपका है वो है आपकी जीआईसी। जीआईसी क्या होता है? देखो जब आप कनाडा आते हो तो आप अपने होम कंट्री से दूर आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आप दूर आ रहे हो, तो आपको क्या चाहिए? एक फिक्स्ड डिपॉजिट चाहिए, जो कि अगर आप इन केस ऑफ इमरजेंसी, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाता है, आपके पास फंड्स खत्म हो जाते हैं, आपको यहाँ पर आकर के पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही है, तो उस केस के लिए आपके पास एक डिपॉजिट होता है 6 लाख रुपीज। 6 लाख रुपीज यानी कि $10,000। वो $10,000 आप ही के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। जैसे मेरे अकाउंट में भी जमा हो गए। तो जब मैं कनाडा आई थी, मैं गई बैंक में, मेरा स्कॉशिया बैंक था, मैं गई बैंक में, मैंने बैंक में जाकर के अपनी डिटेल्स दिखाई, उन लोगों ने अकाउंट खोल दिया और उन्होंने तुरंत क्या करा, मेरे को $2,000 अपने डेबिट कार्ड में दे दिए कि लो आप इसको यूज कर सकते हो। तो मेरे को अगर रेंट पे करना है या जो भी करना है, यानी वो जो 6 लाख रुपए हैं वो तुम्हारे अपने हैं, ठीक है। जो फीस है, फीस तो तुम लोग क्या कर रहे हो, कॉलेज को दे रहे हो, लेकिन जो ये 6 लाख रुपीज है तुम्हारे अपने हैं। तुम्हें कनाडा आने के बाद ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स में तुमको 12 महीने तक मिलते रहेंगे। ओके,
उसके बाद जो थर्ड एक्सपेंस है, वो थर्ड एक्सपेंस क्या बोलूंगी, अब मैं तुमको बहुत माइनर एक्सपेंसेस बताऊंगी। जैसे कि मेडिकल की कॉस्ट हो गई। यहाँ पर आते हो तो तुम्हारा मेडिकल होता है, वो तुम्हारा लगभग 6,000 से लेकर के 10,000 तक होता है। 6,000 उनका होता है जिनकी बॉडी पे कोई टैटू नहीं होता, और 10,000 का उनका होता है जिनकी बॉडी पे टैटूज होते हैं। तो वो डिपेंड करता है। उसके बाद इसके बाद क्या होता है, वीजा की फाइलिंग की फीस। वीजा फाइलिंग की इस टाइम जो फीस है वो है 14,000। उसमें बायोमेट्रिक्स और वीजा फाइलिंग दोनों की फीस होती है। उसके बाद जी आप आईलेट्स दे रहे हो, आईलेट्स के एग्जाम की फीस भी 15-16 हजार रुपए। ठीक है, आप आईलेट्स की कोचिंग कर रहे हो, उसकी भी फीस है। तो ऑल इन सबको मिला करके आप ये समझ लो कि आपके अराउंड 20 to 21 लाख रुपीज आपके खर्च होंगे। इसमें 21 लाख रुपीज मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब तुम्हारा वीजा आ जाएगा, वीजा आने के बाद क्या होगा, टिकट करवाओगे। टिकट्स कितनी है यहाँ पे, 1 लाख टू 1.8 लाख टू लाइक 2 लाख की भी जा रही है टिकट्स, डिपेंडिंग अपॉन तुम कब करवा रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरा सपोज करो आज वीजा आया, मुझे 4 दिन बाद की टिकट करवानी है, तो अगर तुम 4 दिन बाद की टिकट करवाओगे तो तुमको महंगी मिलेगी। और अगर सपोज करो मेरा वीजा बहुत पहले आ गया, तो फिर मैं क्या करूंगी, 2 महीने 3 महीने पहले की टिकट करवाऊंगी, तो सिंपली वो कम की पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर मैं तुमको एक्सपेंस लाइक पूरा का पूरा मिला करके बताऊं तो इतना ही लग जाता है। तो फंडिंग की बात तो जी इतनी हो गई। ओके, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, एक और पॉइंट, वो मेरे को अभी मेरी रूममेट ने याद दिलवाया, वो है पीटीई। पीटीई क्या होता है, तो पीटीई क्या होता है इसको बताने से पहले हम कहीं और चलते हैं। तो गाइस अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया, और देखो अब जो मैं बोल रही थी नेक्स्ट पॉइंट पीटीई। तो आईलेट्स के अलावा भी एक एग्जाम होता है पीटीई जिसका नाम होता है, वो भी इंग्लिश का ही एग्जाम होता है, लेकिन उसमें बैंड्स नहीं होते, उसमें होते मार्क्स। उसमें आपको मिनिमम 60 मार्क्स लाने होते हैं, हर एक चीज में 60 पॉइंट्स लाने होते हैं हर एक मॉड्यूल में। इसमें भी 4 मॉड्यूल्स होते हैं, बिल्कुल आईलेट्स की तरह। तो पीटीई का मैं पहले क्यों नहीं बता रही थी, क्योंकि पीटीई करने के बाद आपके पास कुछ ही कॉलेजेस रह जाते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। पीटीई के बाद आपको लाइक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेजेस होते हैं, लेकिन पीटीई भी एक ऑप्शन होता है। अब पीटीई वो बच्चे देते हैं जिनका लाइक आईलेट्स वो दे चुके हैं 3-4 बार, बट उनको लगता है कि लाइक आईलेट्स से मेरा नहीं हो रहा है, मैं चलो पीटीई देता हूँ, ठीक है। या फिर किसी का रिफ्यूजल आ जाता है, वीजा फाइल करने के बाद रिफ्यूजल आ जाता है, तो वो लोग पीटीई देते हैं। तो उनको लगता है कि क्या पता पीटीई के बाद मेरा वीजा लग जाए, तो पीटीई भी एक ऑप्शन है। रेस्ट इस पूरी की पूरी वीडियो का एक ही मोटिवेशन था कि आप सब लोग आ सकते हो कनाडा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सब नॉर्मल लोग हैं जो यहाँ पे आ रखे हैं, कोई इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, कोई तुमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं करना, छोटी छोटी चीजें जो करनी होती हैं, ठीक है। अपना आईलेट्स का एग्जाम दो, एक अच्छा सा काउंसलर पकड़ो। काउंसलर अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि काउंसलर ही तुम्हारी फाइलिंग करेगा। काउंसलर की एक गलती और तुम्हारा वीजा रिफ्यूज हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैं अब तुमको अपनी स्टोरी क्या बताऊं, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, बट कभी जरूर बताऊंगी कि मेरा वीजा भी रिफ्यूज हुआ था। मैं कनाडा 1.5 साल बाद आई थी। मैंने पेपर दिया था 2022 अगस्त में। 2023 की क्लासेस जनवरी की मैं अटेंड कर रही हूँ, और मेरे साथ के इतने बच्चे यहाँ पर इतने पहले आ गए थे, उन लोगों का 1-1 सेमेस्टर हो चुका है, किसी के तो 2-2 सेमेस्टर हो चुके हैं। तो देखो, एक ना डिपेंड करता है तुम्हारे डिसीजंस। तुम्हारे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, उसके बाद भी इतनी सी गलती हो जाएगी, मामला खराब हो जाएगा। तो मैं ये डिमोटिवेशन नहीं था, ये सिर्फ एक वार्निंग थी कि अपना काउंसलर अच्छा चूज करो, आईलेट्स का एग्जाम दो, अच्छा काउंसलर चूज करो। बाकी मैं अपने एक्सपीरियंसेस तुम्हारे साथ शेयर करती रहूंगी, जो गलतियां मैंने करी हैं वो भी मैं बताऊंगी कि भैया ये नहीं करनी है। और होप कि आप लोग अगर चाहते हो आना, किसी भी कंट्री में जाना, ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएसए से लेकर कनाडा, आप लोग आओ, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो। और अगर मेरी वीडियोस आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दो, ठीक है। और अब से मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते एक वीडियो डालने की। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।